Hello, welcome all of you in my channel that is V Point Physics, in which you will get the physics topics with conceptual details from 9 to 12, and I'm just trying to discuss each and every topics from 9 to 12. Right now I am here to discuss a very vital topic, that is Kepler's law of planetary motion, which is related to the chapter gravitation, and it is very useful for class 11th as well as it related to class 9th also, because in both chapter there is a topic that is Kepler's law of planetary motion, on which we are going to discuss about it. Okay, there was some comments also that if we discuss this topic or the contents in Hindi also, then it would be better to be understandable, or it is better to reachable to the every student for the general, mediocre and sharp student also. Okay, so we will discuss in every language. It means we will just talk about in English also. Okay, so here the Kepler's law of planetary motion we are going to discuss about it. एक्चुअली आप ये देखो कि ये जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है, यानी केपलर के ग्रहीय गति का नियम, अगर आप बात करो हिंदी में, तो आप ये देखो कि ये जो हम लोग ग्रह के मोशन के बारे में, गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। आप देखो कि बहुत पुराने समय से जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इसमें वैदिक कल्चर में देखो कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो ऋषि हैं, मुनि हैं, सभी लोगों ने अपना ज्ञान जो है कि वो हर एक क्षेत्र में, जैसे ज्योतिष शास्त्र आप ले लो, चाहे आप ले लो अंतरिक्ष विज्ञान ले लो, हर एक क्षेत्र में जो है कि हमारा वैदिक सिविलाइजेशन बहुत रिच है ना। और इसमें आप देखो क्या कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे मान लो कि कोई स्टोन पहनते हैं, जैसे मान लो कि आई एम जस्ट वेयरिंग ए स्टोन, ओके, और इन माई रिंग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ग्रह है ना, वो उन ग्रह के गति का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो उसको और अच्छा बनाने के लिए स्टोन इट विल गिव सम मोर एनर्जी। अगर कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है तो ये स्टोन उसको क्या करेगा, पूरी एनर्जी को वो कम मिनिमाइज करेगा। तो ये हमारी धारणा है, तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है ना। और आप देखो कि ये जो प्लैनेटरी मोशन है, जो हमारा जो प्लैनेट है, एज वी नो वी हैव 8 प्लैनेट्स, बट अर्लियर इट वाज 9 प्लैनेट्स, है ना। और आपको पता होगा कि हमारे जो हिंदू कल्चर में है कि शुरू से अगर आप घर में देखो, कोई भी अगर स्पिरिचुअल अगर कोई रिचुअल्स आप करते हो तो क्या होता है, उसमें नवग्रह की पूजा होती है ना। तो ये नवग्रह की पूजा है कि बहुत पहले से हमारे जो वेद में नवग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स के बारे में चर्चा ऑलरेडी मेंशन। तो हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो सिस्टम है, बेटर टू से हमारी जो वेदास जो कहते हैं वो बहुत रिच सिविलाइजेशन था पुराना, ठीक है। तो आप ये देखो कि जो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहते हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके पीछे डिफरेंट जो बहुत सारे थ्योरीज थे, बहुत सारे जो आइडियाज थे, मॉडल्स थे, जो कि वो हम लोगों को पढ़ना है, जाना है। सबसे पहले देखो कि 100 AD में द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले 100 AD में एक वैज्ञानिक थे टॉलमी। आप इसका स्पेलिंग देख सकते हो PTOLEMY, ओके। तो ये जो टॉलमी नाम के वैज्ञानिक थे, है ना, वो सबसे पहले 100 AD में उन्होंने एक किताब लिखा, द अल्मागेस्ट। उस किताब में सबसे पहले उन्होंने चर्चा किया किसका, जियोसेंट्रिक थ्योरी का, ओके। तो ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, ये जियोसेंट्रिक थ्योरी का सबसे पहले उन्होंने चर्चा किया, दिस इज द जियोसेंट्रिक मॉडल, और इन विच ही वाज जस्ट ही फोर्स्ड टू दैट जियो। अब सबसे पहले ये देखो, ये जो जियो है और सेंट्रिक है, अगर नाम से क्लियर हो, जियो का मतलब क्या होता है, तो जियो का अर्थ होता है जो पृथ्वी, जैसे जियोग्राफी आप लोग पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं,
तो क्या हो गया, जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी, और सेंट्रिक का मतलब जानते हो, सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो इस जियोसेंट्रिक थ्योरी में उन्होंने, टॉलमी ने बताया क्या कि जो पृथ्वी है वो क्या है, सेंटर में है ना, और जितने भी प्लैनेट हैं वो उस पृथ्वी के चारों ओर वो मूव करते, इवन सन ऑल्सो, जितने भी सन है, प्लैनेट मून है, और जितने भी प्लैनेट है वो उसके, जैसे कि आप देखो, मान लो कि यहाँ पे अर्थ है ना, और अर्थ के चारों ओर जो है जितने प्लैनेट है वो मूव करते हैं, ठीक है। और ये मूव करते हैं, मान लो कि जो प्लैनेट यहाँ पे है, ये प्लैनेट अपना एक सर्किल पे घूमता है ना, वो सर्किल बोलते हैं उसको क्या, वो इपी सर्किल उसको वो है ना, और ये जो बड़ा सर्किल डिफरेंट जिसको हम लोग वो बोलते थे अकॉर्डिंग टू व्हाट, जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। तो ये जियोसेंट्रिक थ्योरी में आप ये सबसे पहले ये समझो कि टॉलमी ने बताया कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में, जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, और जितने भी सारे प्लैनेट हैं, और जितने सारे प्लैनेट को, जैसे नेचुरल सैटेलाइट, आप जैसे मून की बात करो, जैसे आप डिवोस फोबोस की बात करो, टाइटेनिक की बात, हर एक जो है जितने भी आप सेलेस्टियल्स आप बॉडी देखो, सभी जो है क्या, वो पृथ्वी के चारों ओर वो मूव करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया, ये कॉन्सेप्ट दिया गया सबसे पहले टॉलमी के द्वारा, है ना, और ये कब दिया गया, 100 AD में दिया गया, ओके। जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व, अभी आप देखो क्या लगेगा कि आप बीच में हो और चंद्रमा आपके चारों चक्कर लगा रहा है, सूर्य आपके चारों चक्कर लगा रहा है। तो पहले क्या था, देयर वाज नो सच साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो उस समय जो ऑब्जर्व करते थे वैसा वो बताते थे लोगों को। तो ये क्या था कि सबसे पहले ये जियोसेंट्रिक थ्योरी में उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है वो क्या है, सेंटर में है, और जितने सारे प्लैनेट हैं वो क्या है, वो पृथ्वी के चारों ओर, इवन सन भी जो है कि वो उसके पृथ्वी के चारों ओर मूव करते हैं। तो ये जियोसेंट्रिक थ्योरी हुआ, ठीक है, जो कि 100 AD में दिया गया है। दूसरा है आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन। आप देखो कि आर्यभट्ट इंडिया के, है ना, जो कि, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि इनका जो आइडियोलॉजी था, इनका जो फिलॉसफी था, इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू वेस्टर्न कंट्रीज इवन, कि इनका जो थॉट था आर्यभट्ट ने, अब देखो कि 100 AD में जो टॉलमी ने बताया, इस चीज को गलत करके आर्यभट्ट ने बताया था 498 AD में, लगभग 500 साल बाद, है ना। लेकिन इनका जो आइडिया है, इनके आइडिया को कम्युनिकेट नहीं किया गया वेस्टर्न कंट्री में, जिसके कारण ये मतलब ऑन द वर्ल्ड सिनारियो इनका नाम नहीं हो पाया। और इन्होंने क्या बताया, आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था कि आर्यभट्ट ने रियल जो फिगर था, इट जस्ट शोज द रियल फिगर ऑफ द मोशन ऑफ द प्लैनेट, और उन्होंने बताया कि जो नहीं, पृथ्वी बीच में नहीं है। इन्होंने बिल्कुल सही बात बताया, और बताया कि जो पृथ्वी, जैसा कि टॉलमी ने बताया था कि वो पृथ्वी क्या है, बीच में है, लेकिन ये आर्यभट्ट ने बताया नहीं भाई, ये आपका बिल्कुल बात गलत है। आर्यभट्ट ने बताया कि जो पृथ्वी नहीं, सूर्य बीच में है, सन इज इन सेंटर, और जितने भी सारे प्लैनेट हैं और उस सूर्य के चारों ओर वो सर्कुलर पाथ पे वो मूव करते हैं ना। तो ये आर्यभट्ट का थ्योरी था, बट इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू द एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो इनका कंट्रीब्यूशन जो है कि बस इंडिया में कंसाइज रह गया, और इसके बारे में आगे वो नहीं जान पाए। उसके बाद आप देखो कि बहुत सारे दिन के बाद जो है कि 1543 AD में ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आया, जो कि निकोलस कोपरनिकस ने दिया। ये कोपरनिकस ने, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि इस चीज के बारे में तो पहले ही आर्यभट्ट ने बता दिया था, लेकिन इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू एवरीवेयर। तो जब वो हर जगह वो कम्युनिकेट नहीं किया गया, तो फिर जो है कि ये वेस्टर्न जो कंट्रीज है, यहाँ पे देखिए कि ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है कि कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। इसमें उन्होंने बताया कि जो सूर्य जो है कि वो बीच में है, और जितने भी सारे प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या है, वो एक सर्कुलर पाथ पे, एक सर्किल पे वो मूव करते हैं। ये किनके द्वारा दिया गया, ये दिया गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और 1543 AD में, और दिया गया किनके द्वारा, ये निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। अब देखो ये जो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा जो दिया गया है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, तो इसको वेरीफाई करने के लिए, टू वेरीफाई दिस लॉ,
एक वैज्ञानिक है जो टाइको ब्रे नाम से, ठीक है। ये जो टाइको ब्रे थे, तो उन्होंने इस कोपरनिकस के जो फिलॉसफी दिया, उन्होंने जो मॉडल दिया, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको बताने के लिए उन्होंने फिर अपना प्रयास किया। ही ट्राइड टू नो एंड टू जस्ट वेरीफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन उस समय सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय कोई भी आपका जो आप कहो कि ऑप्टिकल एड्स नहीं था। मतलब कि जैसे कि अभी क्या है, कोई चीज देखना होता है, यू कैन यूज द टेलीस्कोप ऑल्सो, लेकिन उस समय कोई टेलीस्कोप नहीं था। तो उन्होंने खुली आंखों से बहुत दिनों तक उन्होंने जो प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट्स के मोशन का ऑब्जर्वेशन किया। इट वॉज वेरी वेरी हेक्टिक टास्क एट दैट टाइम मोमेंट। तो क्या हुआ कि उस समय उन्होंने लगभग बहुत दिनों तक उन्होंने क्या किया कि जो प्लैनेट्स है, उस प्लैनेट्स के मोशन के बारे में उन्होंने अध्ययन किया अपने नेकेड आई से, खुली आंखों से, विदाउट एनी टेलीस्कोप। ओके, लेकिन क्या हुआ, व्हेन जस्ट ही वाज अबाउट टू डाई, तो अब तो उनका सारा जो ऑब्जर्वेशन है वो तो पूरा खत्म हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके साथ काम करते थे यही जोहान केपलर। इनके बाद जो है कि ये केपलर जो है वो काम करते थे। काम करते मतलब क्या, उनके स्टूडेंट आप कह लो या उनके आप असिस्टेंट कह लो। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब तो इट इज बाई लास्ट टाइम, सो अब तो कुछ होने का नहीं है, सारा ऑब्जर्वेशन फिर मेरा बेकार जाएगा। तो उन्होंने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया था, सारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि वो उन्होंने केपलर को ट्रांसफर कर दिया, मतलब उनको दे दिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी केपलर को कि भाई अब तो इट इज माई लास्ट टाइम एंड आफ्टर दैट यू विल जस्ट कंटिन्यू द ऑब्जर्वेशन और टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द कोपरनिकस वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स और देयर इज सम थिंग्स रिलेटेड टू इट। तो क्या हुआ कि टाइको ब्रे वो चले गए। उसके बाद ये केपलर, जो हांस केपलर, इन्होंने क्या किया, लगभग 20 सालों तक जो टाइको ब्रे का जो ऑब्जर्वेशन था वो उसको पूरा को कंपाइल किया। बहुत सारा टीडियस जो वर्क उन्होंने किया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन किया था। उस सारे ऑब्जर्वेशन को ये जो टाइको ब्रे का ऑब्जर्वेशन था, केपलर ने उसका स्टडी किया और उस स्टडी करने के बाद ये केपलर ने अपना एक लॉ निकाला जो कि 3 लॉ के रूप में उन्होंने दिया। ये जो केपलर ने अपना 3 लॉ जो दिया, दिस इज द फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और वही जो केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है जिसको कि आज हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, तो केपलर ने जो 3 लॉ दिया, पहला लॉ देखो, फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, ये लॉ ऑफ ऑर्बिट कहलाता है। दूसरा लॉ क्या कहलाता है, दिस इज लॉ ऑफ एरिया। और तीसरा लॉ क्या कहलाता है, ये लॉ ऑफ पीरियड कहलाता है ना। ये पहला क्या हो गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट है, दूसरा है लॉ ऑफ एरिया है, और तीसरा क्या है, लॉ ऑफ पीरियड है। 3 लॉ है जो कि हम लोग को पढ़ना है बारी बारी से, ठीक है। फर्स्ट लॉ आप देखो, जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। इस पहले लॉ में, लॉ ऑफ ऑर्बिट में केपलर ने बताया कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स 2 फोकी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स 2 फोकी। अब देखो इसमें इलिप्टिकल पाथ क्या होता है, देखो इलिप्टिकल के पास इलिप्स होता है। जैसे आप लोग सर्किल पढ़ते हो तो सर्किल में क्या होता है, क्या डिफरेंस क्या होता है, देखो सिंपल सा बात देखो, जैसे ये सर्किल, ठीक है, ये जो सर्किल है तो सर्किल में ये सेंटर होता है, तो सेंटर से यहाँ पे रेडियस होता है, ठीक, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस, ठीक है। तो ये डिफरेंट रेडियस है, मान लो R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, ठीक है। तो जो सर्किल होता है, इस सर्किल में R1 जो होगा R2 के बराबर होगा, ये R3 के बराबर होगा, R4 के बराबर होगा, R5 के बराबर। मतलब कि जो सर्किल होता है जिसमें कि सारा जो रेडियस होता है वो आपका इक्वल होता है, बराबर होता है। लेकिन इलिप्स क्या होता है, जो इलिप्स होता है, जैसे ये आपका इलिप्टिकल पाथ इस तरह से हो गया, इस इलिप्स में क्या होता है, कोई भी पॉइंट आप लेते हो तो यहां से जो डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, ठीक, ये जो R1 मान लो, यहाँ पे R2 मान लो, ठीक है, यहाँ पे R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो आप देखो हमेशा जो होगा इसका जो डिस्टेंस है ना, R1 तो R2 होगा, मान लो यहाँ से R3 हो गया, यहाँ से R4 हो गया, R3 है, R4 है, तो यहाँ पे R3 प्लस R4 के
बराबर होगा। दिस इज द इलिप्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्किल एंड द इलिप्स। तो इसको क्लियर करने की जरूरत है, उसके बाद हम लोग इसके लॉ पे आएंगे, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो कौन बताया था, ये बताया था इसने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ने, ठीक है। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में कोपर्निकस ने बताया था कि जितने सारे प्लैनेट है वो सूर्य के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, एक सर्किल पे मूव करेंगे। लेकिन यहां पे आप देखो क्या होता है कि इस पे जो इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्टिकल पाथ पे किसने बताया था, कोपर्निकस ने, ओके। तो फर्स्ट लॉ आप देखो क्या है, तो फर्स्ट लॉ में क्या है कि एवरी प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्लेस्ड एज वन ऑफ द फोकी। फोकी क्या होता है भाई, फोकी फोकस का प्लूरल होता है, जैसे होता है सिंगुलर प्लूरल होता है। तो आप देखो जैसे ये आपका इलिप्टिकल पाथ है, इलिप्स कहते हैं इसको। तो मान लो कि ये प्लैनेट आपका यहाँ पे है, दिस इज द प्लैनेट, है ना, ये प्लैनेट है, ठीक है। और मान लो इस सर्किल का मतलब सर्किल सॉरी दिस इज द इलिप्स है और इलिप्टिकल पाथ, इसका दो फोकस मानते हैं, एक फोकस यहां मानते हैं, दूसरा यहां मानते हैं, ठीक है। दिस इज F1 एंड दिस इज F2, ठीक। तो आप देखो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन ऑन द इलिप्टिकल पाथ। जितने भी प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं, वो इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। और सूर्य जो है किसी दो फोकस पर से, देखो जैसे यहाँ F1 है और यहाँ F2 है, ठीक है। तो किसी फोकस पे ये F1 और F2 किसी दो फोकस पे वो स्थित रहता है। जैसे मान लो हम सन को कहां डालते हैं, F1 पे डालते हैं यहाँ, ठीक है। ये सन को हम यहां डाल दें, ये आपका सन हो गया, ये F1 हो गया, है ना। तो यही फर्स्ट लॉ क्या है, फिर से हम समझते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं और सूर्य इसके दो फोकस पर से किसी एक फोकस पे स्थित रहता है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज प्लेस्ड एट वन ऑफ इट्स टू फोकी, ठीक है। जितने भी प्लैनेट हैं सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं और सूर्य इसके दो फोकस पर से किसी एक फोकस पे स्थित रहता है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, ओके, फर्स्ट लॉ, ओके। नाउ सेकंड, द सेकंड लॉ दैट इज लॉ ऑफ एरिया। अब देखो लॉ ऑफ एरिया क्या कहलाता है। ये जो लॉ ऑफ एरिया क्या है कि द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द वेक्टर, द लाइन वेक्टर फ्रॉम प्लैनेट टू सन कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या, या ऐसे आप सिंपल कह सकते हो कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। सिंपल एक लाइन में कह सकते हो कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, या लाइन वेक्टर, जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है प्लैनेट टू सन, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे आप देखो क्या है ये, जैसे प्लैनेट है सन, है ना, आप यहां देखो, यहां से एक आप लाइन से ले लो यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये प्लैनेट है, ये रोटेट कर घूम रहा है, घूमते 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 मान लो इट विल गो इन दिस प्लेस इन 10 डेज, है ना। और हाँ 1 मंथ ले लो, बेटर है, इसको 1 मंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखो 1 महीने में ये प्लैनेट यहाँ है, ठीक है। ये तो आप इस प्लेस को आप you can name it A and this place is B and the sun is at O, okay। तो आप देखो यहाँ पे प्लैनेट है, अभी A पे है, ठीक है। 1 महीने में प्लैनेट आपका मूव करते 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 वो B पे चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वो आपके सन है यहाँ पे। तो ये जो प्लैनेट है ये A से B तक गया, तो कितना ये एरिया कवर किया, आप देखो यहाँ ये जो एरिया कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा भाई, एरिया ऑफ AOB। ये देखिए ये जो एरिया है वो कितना एरिया कवर करेगा, एरिया AOB, है ना। ये एरिया AOB आपका वो कवर करेगा, ठीक। अब एरिया AOB कवर करेगा तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर ये प्लैनेट कहीं भी जाता है, वेयर एवर इट जस्ट मूव्स, तो इस 1 महीने में वो सेम एरिया वो कवर करेगा। जैसे मान लीजिए ये प्लैनेट मूव करते करते यहां चला गया, ठीक है। लेट्स सपोज ये प्लैनेट यहां आ गया, ठीक है, ये C पोजीशन पे,
ठीक है, ये प्लैनेट जो है मूव करते करते वहां से सी पोजीशन पे आ गया। तो ये एक महीने में जो मूव करेगा, मान लीजिए ये यहां तक आ गया डी पोजीशन पे, यहाँ पे डी पोजीशन पे, ठीक। तो यहां से जो एरिया बनाएगा, यहां से मान लीजिए ये एरिया है, यहां से मान लीजिए ये एरिया है, तो इसका जो एरिया बनाएगा यहाँ पे इट विल बी इक्वल, ये ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, COD होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि जो एरिया ऑफ AOB इक्वल टू एरिया ऑफ COD, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। तो केपलर ने क्या कहा कि द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम प्लैनेट टू सन, जो लाइन वेक्टर है ना, ये प्लैनेट से सन तक का जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर है, यानी कि आपका OA हो गया और OB भी हो गया, इसके बीच का जो एरिया है सो, और फिर एक महीने में ये OC हो गया और OD हो गया, तो इसके बीच का जो एरिया, दोनों एरिया आपका वो इक्वल होगा, ठीक है। या एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी मतलब क्या, जितना एरिया ये जाता है और जितने टाइम में जाता है, तो एरिया बाई टाइम एरियल वेलोसिटी हो गया। तो यानी कि दोनों आपका जो हमेशा वो कांस्टेंट होगा, वो बराबर होगा। दिस इज द सेकेंड लॉ, ठीक है। तो जो एरियल वेलोसिटी है वो हमेशा बराबर रहता है, और जो लाइन ज्वाइनिंग वेक्टर फ्रॉम द सन टू प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस द सेकेंड लॉ। अच्छा, अब एक चीज देखो आप, ये जो सेकेंड लॉ है, तो सेकेंड लॉ से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है, वी गेट अ आइडिया फ्रॉम द सेकेंड लॉ। अब जैसे देखो, ध्यान से देखना यहाँ पे कि जैसे ये प्लैनेट एक महीने में A से B तक का डिस्टेंस जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, यू विल जस्ट see the picture also. The planet moves from A to B in 1 month. ध्यान से देखिएगा, ये A से B तक का डिस्टेंस वो तय कर रहा है यहाँ पे, A से B तक का डिस्टेंस एक महीने में, और एक महीने में ये C से B तक का डिस्टेंस ये मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखो, एक महीने में प्लैनेट A से B तक का डिस्टेंस जा रहा है, और एक महीने में ये C से D तक का डिस्टेंस जा रहा है। अब आप बताओ कि इसमें किस में डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, AB का डिस्टेंस ज्यादा है और CD का डिस्टेंस ज्यादा है। आप ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि जो CD जो है ये ग्रेटर देन AB, ये जो है कि CD क्या है, AB से आपका ज्यादा है। तो CD जो है कि जब AB से आपका ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो सिंपल सी बात है, कोई अगर एक घंटे में अगर 50 किलोमीटर जा रहा है और कोई एक घंटे में अगर 10 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब है जो 50 किलोमीटर जा रहा है उसका स्पीड ज्यादा है ना। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो प्लैनेट है वो क्या है, उसका स्पीड ज्यादा हो गया, और यहाँ पे स्पीड इसका कम हो गया। तो सिंपल एक हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है कि कोई प्लैनेट अगर सूर्य से जितना ही दूर रहता है, कोई प्लैनेट सूर्य से जितना ही दूर रहता है, उसका स्पीड क्या होता है, उतना कम होता है। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेकेंड लॉ, कि कोई भी प्लैनेट सूर्य से जितना ही दूर रहेगा वो धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन सूर्य से जितना ही करीब आ जाएगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लॉ। चलिए अब आइए थर्ड लॉ, यानी थर्ड लॉ है इसको लॉ ऑफ पीरियड हम लोग कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड मतलब क्या, समय जो होता है पीरियड। आप देखो कि जैसे कोई सर्किल है, तो सर्किल का जो रेडियस डायमीटर तो जो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कहाँ हमारा डायमीटर है, रेडियस है, तो पता है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ऐसे हम लोग करते हैं, ये ध्यान से देखो, ये जो है ना, यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज नोन एज सेमी माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। यहां से सेमी माइनर एक्सिस है ना, ये भी, ये, और यहां से ये भी सेमी माइनर एक्सिस है, ये आपका सेमी माइनर एक्सिस है, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये होगा क्या, सेमी मेजर एक्सिस, यहां से, और यहां से देखो ये हो जाएगा क्या, सेमी मेजर एक्सिस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका, ये सेमी माइनर एक्सिस है यहाँ पे, और ये आपका सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम लोग आर से सेमी मेजर एक्सिस को हम देते हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो आर आपका हो गया है, ठीक। अब देखो, ये जब
अब देखो जैसे कि यहाँ पे है, ये सूर्य यहाँ है ना, और जो प्लैनेट मान लो कि यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो दो स्थितियां आती है, द 2 पॉइंट्स कम्स, है ना, तो वो क्या होता है कि जो 2 पॉइंट होता है जिसमें कि एपिहीलियम जो होता है वो क्लोजेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे जैसे मान लो कि सन यहाँ पे है, कोई प्लैनेट यहाँ आ जाता है ना, तो और कोई प्लैनेट यहाँ पे बहुत दूर हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखो कि एपिहीलियम होता है और वो क्या होता है, पेरीहीलियम होता है। पेरीहीलियम जो होता है ना, वो क्लोजेस्ट पार्ट होता है। यहाँ से जो कोई भी जो डिस्टेंस है प्लैनेट का तो बहुत नजदीक होगा ना, तो यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट है, इसको इस कंडीशन को पेरीहीलियम कहते हैं। और जो सबसे दूर से सूर्य यहाँ है और यहाँ पे प्लैनेट है तो वो बहुत दूर होगा, उसको क्या कहते हैं, एपिहीलियम हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो क्या कि अच्छा, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सेमी मेजर एक्सिस की और सेमी माइनर एक्सिस की, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ जो कह रहा है, लॉ ऑफ पीरियड जो हमने कह रहे हैं, वो इसमें क्या कह रहा है कि द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, है ना, वो जो क्यूब होगा आर क्यूब प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, हम लोग ये निकालते हैं, ये जो थर्ड लॉ है वो आर क्यूब प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर होता है यहाँ पे। मतलब क्या कि आर क्यू क्या है, यहाँ पे आर क्यू है ये सेमी मेजर एक्सिस, मतलब कि ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस होता है ना वो मेजर एक्सिस कहलाता है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ क्या हो गया, ये आर क्यूब, और टी स्क्वायर क्या है, वो टाइम पीरियड का स्क्वायर है। जैसे आप देखो कि आर क्यू प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर है, तो आप R1 बाई R2 भी लिख सकते हो, उसमें R1 और R2 हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखेगा अगर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू है तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यू लिख सकते हो, है ना, या टी स्क्वायर बाई आर क्यू इक्वल टू के, ठीक है। ये आपका थर्ड लॉ है। ये देखो यहाँ पे ये जो है आपका वो थर्ड लॉ है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाने के लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट डालते हैं, तो टी स्क्वायर बाई आर क्यू इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टाइम पीरियड है, अब टाइम पीरियड का मतलब क्या समझते हैं आप यहाँ पे, जैसे कोई प्लैनेट है, अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ यहाँ से अगर स्टार्ट करता है मूव करना और एक बार फिर कंप्लीट करता है वही पोजीशन ए को, दिस इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, तो टाइम पीरियड वो जैसे कि अर्थ का कितना टाइम पीरियड हो गया, अर्थ का टाइम पीरियड अगर क्या है 365 डेज, ठीक है, और सम आवर भी होता है, ठीक है। तो ये 365 दिन जो आप कहते हो बराबर, तो वो क्या हो गया, वो टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू है, इसका मतलब क्या, अब इससे हमारा एक कंक्लूजन क्या निकलता है कि कोई भी प्लैनेट जिसका सेमी मेजर एक्सिस जितना बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जैसे हम बात करते थे प्लूटो तो खैर बहुत दूर चला गया, तो है ही नहीं, ड्राफ्ट प्लैनेट कहा गया, तब तो वो तो हमारे प्लैनेट्स के लिस्ट में है ही नहीं। जैसे हम बात करें यूरेनस का, नेपच्यून का बात करें, तो वो सब उस सब का जो सेमी मेजर एक्सिस है बहुत लंबा है, उसका जो इलिप्टिकल पाथ बहुत बड़ा है ना, तो जो इलिप्टिकल पाथ इतना बड़ा है तो उसका टाइम पीरियड भी बहुत बड़ा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होगा, मतलब कि जिसका सेमी मेजर एक्सिस जितना बड़ा होगा, यानी कि उसका ऑर्बिटल जो पीरियड है या और उसका ऑर्बिट कहो या उसका इलिप्स कहो, जितना बड़ा होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उतना ज्यादा होगा ना। यही टी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल आर क्यू है, और टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा और सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यू है, दोनों को कभी हम डिवाइड करेंगे उसका रेशियो लगेंगे तो हमेशा क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यही आपका ये तीसरा लॉ है जो कि लॉ ऑफ पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, जो कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आगे फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, एंड इफ यू सपोर्ट मी then we will just go a very good journey further. Thank you very much for watching this.